हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हमारा यूके ट्रिपल एससी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसी का लेक्चर नंबर 19 है, जो आपके आगामी जितने भी सारे एग्जाम यूके ट्रिपल एससी कराता है, जैसे वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस पटवारी, कनिष्ठ सहायक, ग्रुप सी के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हम 18 लेक्चर देख चुके हैं और हर लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शंस की हेल्प से जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिससे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लेक्चर हो जाता है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग हमें दो कथन दे रखे हैं, इनके बारे में हमें बताना है। तो क्या दे रखे कथन में देखते हैं। उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इसी का यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है धनेश, अनुसूची 2 में शामिल है। तो दो हमें यहाँ पे कथन दे रखे हैं। तो अब सबसे पहले तो देखते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972 का, इसके अंदर क्या है, अनुसूचियाँ हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके 6 तक है। सब 1 में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो क्रिटिकली इंडेंजर, सबसे ज़्यादा जो संकटग्रस्त हैं वो आते हैं 1 में, और 6 में जो है वो आते हैं, 6 में प्लांट्स हैं जिनको बेसिकली काटा जा सकता है इस तरीके से। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, 1 से लेके 6 तक जैसे जैसे जाते हैं तो इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होते जाती है। 1 में जो है स्ट्रिक्ट रूल है, फिर 6 में धीरे धीरे कम होते जाते हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है उनको 1 में रखा गया है और जो कम है उनको 6 में रखा गया है। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है। तो देखते हैं जो है पहला जो कथन है, भरल और कस्तूरी मृग, इनको शेड्यूल 1 में रखा गया क्योंकि ये क्या है, संकटग्रस्त हैं। ये काफ़ी इनका क्या है, पोचिंग भी की जाती है, इनका अवैध शिकार भी किया जाता है। तो ये 1 बिल्कुल सही है। 2 जो है धनेश, सबसे पहले तो धनेश क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। धनेश अनुसूची 2 में शामिल नहीं है, ये भी 1 में शामिल है। ठीक है, दूसरा कथन हमारा गलत है, यानी कि इस अगर क्वेश्चन को देखें तो केवल 1 सही है। अच्छा, अब इसके बारे में समझ लेते हैं, भरल, कस्तूरी मृग और ये धनेश क्या है। तो इसको समझते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन बना है तो कुछ और भी इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो देखते हैं, जो धनेश है ये होता है हॉर्नबिल। धनेश, हॉर्नबिल को ही धनेश बोलते हैं। अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे राजस्थान में मिलता है आपका, और ये भरल है, ये आपका भरल है, और ये है आपका कस्तूरी मृग। ये कस्तूरी मृग की यहीं पे हमने वो भी लगा रखी है। ये क्या है, इसके 2 दांत होते हैं इस तरीके से। और ये कस्तूरी मृग क्या है, उत्तराखंड का राज्य पशु भी है। उत्तराखंड का राज्य पशु भी है। अब कस्तूरी मृग के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये हॉर्नबिल और धनेश और भरल ये हो गए। धनेश क्या है, बेसिकली पक्षी है जिसको अनुसूची 2 में नहीं, अनुसूची 1 में रखा गया। भरल भी 1 में है और कस्तूरी मृग भी 1 में, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी संकट में है। मतलब इनकी पॉपुलेशन लगातार घट रही है, तो इसलिए इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब कस्तूरी मृग के बारे में सबसे पहले तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मॉस्कस काइसोगॉस्टर, ये तो आपको टिप पे होना चाहिए। मास्कस काइसोगॉस्टर क्या होता है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। इसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजाति पाई जाती हैं, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अच्छा, ये हाइट कौन सी हाइट पर रहता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके लिए ये कौन सी हाइट पे पाया जाता है, 3600 से लेके 4400 मीटर की हाइट पे ये पाए जाते हैं। 3600 से 4400 मीटर की हाइट पे ये पाए जाते हैं। इस हाइट पे हिमालय में ये पाए जाते हैं कस्तूरी मृग। इनका अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये क्या है, 2 दांत जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसकी रक्षा के लिए होते हैं। और बेसिकली इसका प्रमुख भोजन होता है इसका केदार पाती। केदार पाती इसका प्रमुख भोजन है। और जैसे मोनाल का प्रमुख भोजन आलू होता है, वैसे इसका केदार पाती है। और इसमें कस्तूरी मृग से 3-3 साल में कस्तूरी निकाली जाती है। और कितनी निकाली जाती है ये भी क्वेश्चन बन जाता है। 30 से 45 ग्राम के बीच में कस्तूरी निकाली जाती है। और कस्तूरी किस में पाई जाती है, नर में। नर जो होता है, नर कस्तूरी मृग में कस्तूरी पाई जाती है। अच्छा, जो कस्तूरी होती है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कस्तूरी का। कस्तूरी का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। कस्तूरी का वैज्ञानिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरो, ये ऐसे याद करिए आप, मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकानोल। पेंटाडेकानोल, मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकानोल किसका नाम है, कस्तूरी का वैज्ञानिक नाम है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से लोक आभूषणों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है, क्या पूछा है, नहीं है पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है,
देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें हिरोंदा। हिरोंदा जो है पैरों की उंगली में पहना जाने वाला आभूषण है, नहीं, गलत। हिरोंदा क्या होता है? गले का आभूषण है, पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा मुनड़े कानों में पहना जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। चरेव, चरेव तो गले में पहनते हैं, ये इसने क्या बोला है? पैरों में, ये गलत हो गया। तो पहला और तीसरा सुमेलित नहीं है, यानी पहला और तीसरा गलत हो गया फिलहाल के लिए। अभी चौथे को देखते हैं। पौंजी, पौंजी हाथों की कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। यानी कि पहला और तीसरा हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कौन से सुमेलित नहीं है पूछा गया है? पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 क्या है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? पर्यटन, उत्तराखंड क्या है? पर्यटन एक उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का एस्पेक्ट है जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को योगदान देता है। जैसे बेसिकली फॉर एग्जांपल जो चार धाम यात्रा है, उससे उत्तराखंड को हर साल 25 से 30 करोड़ समथिंग का रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, सिर्फ चार धाम यात्रा से ही। तो ये 25 से 30 करोड़ मतलब जो बेसिकली वहाँ टूरिस्ट आते हैं उनसे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और भी अलग अलग तरीके, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा आते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा एक रफ अनुमान है, 25 से 30 के हैं, सिर्फ टूरिस्ट इतना खर्च कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली जो संस्था है, ये कौन सी है? अब देखो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो जो पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था है वो क्या है? उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, इसका गठन कब किया गया था? 2001 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? यहीं पर इसका इंग्लिश में देख सकते हैं। तो असाधारण बहादुरी के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसको बोला जाता था रौत। डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन है, रौत राजा द्वारा बहादुरी के लिए दिया जाता था। कौन से राजा? कुमाऊं में जो चंद राजा थे उनके द्वारा ये दिया जाता था। इसी तरीके से एक और होता था गूंठ, गूंठ या इसी को विष्णु प्रीति भी बोला जाता है। गूंठ या विष्णु प्रीति भी एक भूमि दी जाती थी। ये भूमि दी जाती थी मंदिरों को, चंद्र शासन में मंदिरों को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या बोला जाता था? गूंठ या विष्णु प्रीति बोला जाता था। इसी तरीके से एक भूराजस्व भी था। भूराजस्व, एक भूराजस्व का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? गल्ला छहाड़ा, चंद काल में गल्ला छहाड़ा। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, गल्ला छहाड़ा क्या है? गल्ला छहाड़ा क्या है? भू राजस्व का एक प्रकार था, भू राजस्व का प्रकार गल्ला छहाड़ा। गल्ला छहाड़ा क्या होता था? 1/6 यानी कि 1/6 भाग अनाज गल्ला छहाड़ा के रूप में लिया जाता था, या तो अनाज या नगद के रूप में, ठीक है। 1/6 भाग अनाज दिया होगा या नगद के रूप में, गल्ला छहाड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? यहाँ पे क्या है, हमें कमिश्नरों के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, तो उससे संबंधित हमें तथ्य पता होने चाहिए। इसे यहीं पे इसका इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में विभक्त किया गया था। बिल्कुल सही है, 2 जिलों में विभक्त किया गया। कौन कौन सा? कुमाऊं और गढ़वाल, 2 कमिश्नरी में विभक्त किया गया 1839 में। पहला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है GW ट्रेल, प्रथम बंदोबस्त 1815-16 में बंदोबस्त अधिकारी था। ट्रेल जो है कमिश्नर भी रहे थे, लेकिन जो पहला बंदोबस्त हुआ था उस टाइम पे बंदोबस्त अधिकारी थे। उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो कौन थे? गार्डनर थे, ठीक है। तो 1815-16 में ये क्या है? बंदोबस्त अधिकारी थे, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा बोल रहा है 8वां जो बंदोबस्त है पौ बंदोबस्त बोला जाता है। जो पौ बंदोबस्त है 8वां ना होकर ये कौन सा है? जो ई पौ ने कराया था, ये बंदोबस्त है आपका 10वां बंदोबस्त है जो गढ़वाल में कराया था। गढ़वाल में किसने कराया था? ई पौ ने कराया था। कब कराया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1887 में कराया था, ठीक है। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं। 11वां बंदोबस्त इबर्टसन बंदोबस्त के नाम से लोकप्रिय हुआ। 11वां बंदोबस्त इबर्टसन ने कराया था, बिल्कुल सही है। और ये कब हुआ था? ये लास्ट बंदोबस्त भी बोला जाता है 1928 में, ठीक है। इबर्टसन ने लास्ट बंदोबस्त किया था 1928 में, यानी कि हमारा कौन सा हो गया? पहला, दूसरा और चौथा हमारा बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और चौथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। इस तरीके से कुछ और चीज देख लेते हैं। कुमाऊं में जो बंदोबस्त कराया था 1815-16 का, इसी के बारे में देखते हैं। 1815 में कुमाऊं में और 1816 में गढ़वाल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1816 में गढ़वाल में बंदोबस्त कराया गया। अच्छा, जो ईपो ने कराया था ना 10वां बंदोबस्त, ये गढ़वाल में कराया था। अगर कुमाऊं में 10वां बंदोबस्त की बात करें, कुमाऊं के क्षेत्र में किसने कराया था? कुमाऊं में जो कराया था इसका नाम था गूंज।
ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बंदोबस्त है कौन सा, नवा जो बंदोबस्त है वो उसी को बोला जाता है विकेट बंदोबस्त। विकेट बंदोबस्त नवा बंदोबस्त है, और ये विकेट बंदोबस्त ये वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक रूप से पहला बंदोबस्त था विकेट बंदोबस्त। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय किया है। यानी कि उत्तराखंड की जो द्वितीय भाषा है संस्कृत, उसको प्रमोट करने के लिए कौन से संस्थान ने उत्तराखंड की गवर्नमेंट के साथ सहयोग करा है 13 जनपदों में, हर जनपद में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने के लिए। तो ये आपका जो कर रखा है, ये किसने करा है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी जो संस्थान है इसने कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब 13 जनपदों में कौन कौन से आपके संस्कृत ग्राम बने हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट है, मैंने इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में इसको समझते हैं। तो हरिद्वार में फटाफट से इनको लिंक करते हुए चलते हैं। हरिद्वार और साथ में विकासखंड भी पता होना चाहिए। हरिद्वार का बहादुराबाद और गांव का नाम क्या है, नूरपुर पंजनहेड़ी। देहरादून का डोईवाला विकासखंड के अंदर भोगपुर। उत्तरकाशी का मोरी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, मोरी के अंदर कोटगांव इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। चमोली में कर्णप्रयाग में डिम्मर गांव। पौड़ी गढ़वाल में खिरसू में गोदा गांव। ऐसे रुद्रप्रयाग का बैजी गांव। टिहरी गढ़वाल का मुखेम गांव। नैनीताल का पांडे गांव। नैनीताल में कोटाबाग का पांडे गांव, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा का ताड़ीखेत का जैती गांव। ऐसे चंपावत में खरकारकी गांव। पिथौरागढ़ का उर्ग गांव। बागेश्वर का सेरी गांव। उधम सिंह नगर में नगला तराई गांव। ये क्या है, आपके संस्कृत ग्राम है। एक बार आप इनको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, आप में एग्जाम में आएगा तो आप रिकॉल आपको हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये संस्कृत ग्राम है, 13 जिलों में 13 संस्कृत ग्राम बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के नाथुपुर, एक फैक्ट तो ये बन जाता है, दुगड्डा नाथुपुर गए, दुगड्डा में, और किससे रिलेटेड है, चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आए थे। किसके आमंत्रण पर रुके थे, किसके साथ आए थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। चंद्रशेखर आजाद जी जो आए थे वो भवानी सिंह के साथ में आए थे। अच्छा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो ये बनी थी, कब बनी थी, एक तो ये फैक्ट बनता है 1928 में बनी थी। और इसके सदस्य बने थे कौन, आपके भवानी सिंह HSRA के सदस्य बने थे। ये बनाई किसने थी, आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनाई थी, ये जो महान क्रांतिकारी हैं। फिर क्या हुआ था 1929 में दिल्ली में निजामुद्दीन, दिल्ली में आपने सुना होगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पास वायसराय का सैलून था उस टाइम पे। जो वायसराय का सैलून था वहाँ क्या करा था इन्होंने, बम फेंका था। किसने, वायसराय के सैलून पे, वायसराय के सैलून पे, वायसराय बम कांड बोला जाता है इसे। वायसराय के सैलून पे क्या फेंका था, बम फेंका था। किसने फेंका था, एक तो आपके आज़ाद जी, भवानी सिंह जी, आज़ाद, भवानी सिंह और यशपाल सिंह, ये नाम याद रखिएगा, यशपाल सिंह ने बम फेंका था। ठीक है, ऐसे गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था। गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में जो लूटा था गाड़ोदिया स्टोर को, उससे हथियार खरीदे किसने, आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद और भवानी सिंह ने। तो भवानी सिंह के साथ चंद्रशेखर आज़ाद के अच्छे संबंध थे, तो इसीलिए वो दुगड्डा भी आए थे, किसके कहने पे, भवानी सिंह के कहने पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाना जाता है, कुमाऊं का राजा रैमजे। ठीक है, कौन सा है, सीधे सीधे डायरेक्ट फैक्ट, रैमजे। अब कुमाऊं का राजा भी बोला जाता था और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी बोला जाता था रैमजे को। अब रैमजे का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 1856 से 1884, बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल है, 28 वर्ष का। ये वैसे उत्तराखंड में अलग अलग तरीके से रहे, लेकिन 28 वर्ष से ये कमिश्नर रहे। वैसे तो इनका 44 वर्ष का कार्यकाल है। और ये कौन से नंबर के कमिश्नर थे, 6 नंबर के कमिश्नर थे, ये भी पता होना चाहिए। रैमजे 6 नंबर के कमिश्नर, 1856 से 1884 तक। इनके टाइम पे ही क्या हुआ था, विकेट बंदोबस्त जो हुआ था, जो वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त जो हुआ था, विकेट बंदोबस्त इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 1863 से 73 के बीच में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहिए। और रैमजे ने क्या करी थी, राजस्व पुलिस जो बेसिकली रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत हो रही थी 1874 में, रैमजे के ही टाइम पे शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ध्यान दीजिए कीवर्ड पे, सही नहीं है पूछा गया है। सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, बिल्कुल सही है। झिलमिल ताल वन्यजीव अभयारण्य न होकर ये क्या है, आपका कंजर्वेशन रिजर्व है, वेटलैंड है, तो दूसरा ये हमारा सही नहीं है। हिमालयन नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण, ये पक्षी रिजर्व है।
ये भी कंजर्वेशन रिजर्व है, सही है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी सही है। अब इसी के साथ देख लेते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स जो हैं उत्तराखंड में कंजर्वेशन रिजर्व जो है, एक तो है आपका कौन सा, झिलमिल ताल। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व, इसको कब कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, 2005 में। और कहाँ है ये, हरिद्वार में। ठीक है, झिलमिल हो गया हरिद्वार में। ऐसे ही नैना देवी हिमालयन, ये आपका पड़ता है नैनीताल में पड़ता है। ये भी कंजर्वेशन रिजर्व है। ये कब घोषित किया गया था, 2015 में। ऐसे ही कंजर्वेशन रिजर्व है सीतावनी। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व है आपका, इसे 2012 में घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पड़ता है आपका, नैनीताल में पड़ता है। सीतावनी हो गया, झिलमिल हो गया, नैना देवी हो गया, और आपका एक और बचता है आसन। 4 कंजर्वेशन रिजर्व में। आसन आपका ये 2000 आसन आपका है 2005। आसन भी 2005 का ही है। आसन भी 2005 का ही है। ये देहरादून में पड़ता है। आसन देहरादून, सीतावनी नैनीताल 2012, झिलमिल 2005 हरिद्वार। 2005 के 2 हैं, झिलमिल और आसन। और सीतावनी 2012 का हो गया, और नैना देवी हो गया नैनीताल में 2015 का, सबसे लेटेस्ट वाला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है, सारे के सारे वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता कौन थे। डायरेक्ट फैक्ट है, पता होना चाहिए। स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता यमुना घाटी में कौन थे, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी। राजेंद्र सिंह रावत जी थे यमुना घाटी में। ऐसे ही अच्छा, चकबंदी क्या होता है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए। चकबंदी क्या होता है, छोटी छोटी जो जोत होती है, उत्तराखंड में क्या है, छोटी छोटी जोत होती है। छोटी छोटी जोत को मिला के एक बड़ा सा एरिया जिसपे क्या कृषि कार्य किया जा सके, बड़ी जोत का निर्माण जो होता है, यही चकबंदी होता है। अब यमुना घाटी वाले इलाके में किसने करा था, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत ने। ऐसे एक इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, पौड़ी में। पौड़ी में गणेश सिंह गरीब। गणेश सिंह गरीब, ये भी क्या है, चकबंदी से संबंधित है। कहाँ, पौड़ी में। और यमुना घाटी की बात आएगी तो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी। इस तरीके से हमने आज के लेक्चर देखा, और आज के लेक्चर के साथ साथ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।